हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें एमसीक्यूज दे आर मोर देन 25। सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला क्वेश्चन है और सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एलिस इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम लैम्स ड्रीम चिल्ड्रन। आपको याद आ रहा होगा चार्ल्स लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन, इससे पहले भी मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उससे रिलेटेड, राइट। आज मिक्स्ड करके हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि चार्ल्स लैम्ब के ड्रीम चिल्ड्रन में एलिस जो है, ये द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बार्ट्रम फादर। बार्ट्रम को फादर कहा। तो आइडेंटिफाई करना है आपने कि एलिस इन द फॉलोइंग इन द सेंटेंस फ्रॉम लैम्स ड्रीम द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बार्ट्रम फादर टू हुम। किसको उसने बोला? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बन के आता है दैट इज चार्ल्स लैम्ब्स बिलवड। चार्ल्स लैम्ब जिसको प्यार करते थे। हुम ही कुड नॉट मैरी, जिनसे ये शादी नहीं कर पाए, उनको वो बोलती हैं एलिस, जो बेटी बनाई हुई है, जो इमेजिनरी बेटी है यहाँ पर एक्चुअल में। और देखा जाए तो एलिस ही नाम था जिस लड़की से ये प्यार करते थे। उनसे इनकी शादी नहीं हो पाई एंड लाइफ लॉन्ग ही रिमेन बैचलर, ही डिडंट मैरिड, है ना। तो यही है कि एलिस एक बिलवर्ड है चार्ल्स लैम्ब की, जिनसे वो शादी नहीं कर पाए। चार्ल्स लैम्ब जी का जन्म आपको पता है 1775 से 1834 तक के बीच में हुआ है। ये एक इंग्लिश एसेइस्ट भी रहे हैं, पोइट भी रहे हैं, एंटीक्वेरियन भी रहे हैं। एंटीक्वेरियन का मतलब होता है जो एंटीक चीज़ों को रखते हो, पुरानी चीज़ों को रखते हो, और वो चीज़ हमें इस ड्रीम चिल्ड्रन में दिखाई देती है। जब वो एंटीक सी चीज़ें होती हैं जिसको वो चिमनी में रखते हैं, तो आपको पता होगा उसमें सारी एंटीक चीज़ें होती हैं। सो इनका ये जो कलेक्शन है, और सबसे बड़ी बात है कि ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज एसेज ऑफ इलिया और फॉर द चिल्ड्रन बुक, राइट। जो कि क्या थे, टेल्स थी, कहानियाँ हैं शेक्सपियर की, जहाँ से शेक्सपियर जी की कहानियाँ बन के आती हैं। तो जो ऐसे है ड्रीम चिल्ड्रन, वो एक रेवरी है, मतलब कि डे ड्रीमिंग है, दिन में सोचने वाली है। और ये इम्प्लाई करती है सारे ड्रीम एलिमेंट्स जो भी इस कैरेक्टर इसमें है, वो सब दे आर इन ड्रीम, राइट। सो मैं ज़्यादा डिटेल में ना जाके बस इतना आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो आई होप आपको क्लियर भी हो चुका होगा। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इन वॉज लैम्स ऐसे फर्स्ट पब्लिश सीरियलिकली। अगर हम बात करें तो लैम्ब जी का जो ऐसे था, ये सीरियलिकली कहाँ ऐसे ये पब्लिश किया गया था? तो अगर बात की जाए तो लंदन मैगजीन आती है। आप ये इसका आंसर लिखिए, इन द लंदन मैगजीन। और लंदन मैगजीन में भी ये जो टाइटल था, ये 6 डिफरेंट पब्लिकेशन में अपीयर हुआ था सिंस 1732 से। कितने में ये पब्लिश हुआ था? किसमें? द लंदन मैगजीन में। और जो लंदन मैगजीन जो टाइटल था, ये 6 डिफरेंट पब्लिकेशन में हुआ अपीयर, धीरे धीरे करके 1732 से। और जितने भी ये 6 फोकस करते हैं, ये आर्ट को, लिटरेचर को, और भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं। और चार्ल्स लैम्ब जी एक इंग्लिश एसेइस्ट, पोइट, एंटीक्वेरियन, ये अभी भी मैंने आपको बताया, ये इंग्लिश एसेइस्ट तो हैं ही, और एसेज ऑफ इलिया इनका फेमस है। तो याद रखिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने अपनी बहन के साथ, मैरी लैम्ब के साथ भी बहुत वर्क किया है। ओके, अब मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगी तो क्वेश्चंस की लेंथ बढ़ जाएगी, और आप थोड़ा समझ जो क्वेश्चंस हैं हम उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझते चलते हैं, ज़्यादा डिटेल नहीं। ओके, सो लेट्स मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। सो व्हाट्स द थर्ड क्वेश्चन? चार्ल्स लैम्ब यूज्ड स्यूडोनिम। स्यूडोनिम का मतलब होता है फॉल्स नेम, गलत नाम, जो इनका हकीकत में नहीं था, और वो नाम था इलिया, फॉर राइटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिकल्स। कौन सी ऐसी पीरियोडिकल थी, मतलब मैगजीन थी, जिसमें इन्होंने अपना इलिया नाम दिया, जो कि इनका हकीकत का नाम नहीं था, ये फॉल्स नेम था। इनके परिवार में भी किसी का वो नाम नहीं था एक्चुअली, है ना। तो वो था आपका लंदन मैगजीन। इट वॉज इन लंदन मैगजीन। वेल, तो इलिया जो मैंने आपको बताई दिया, ठीक है। टाइटल ही उसका एसेज ऑफ इलिया करके नाम आया था, और 1823 में, याद भी रखिएगा, अगर ईयर पूछ लिया जाए तो दैट इज़ 1823, जिस समय ये पब्लिश हुआ था। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। हु रिगार्डेड शेक्सपियर्स ग्रेटेस्ट प्लेस एज बुक्स टू बी रेड रैदर देन एज प्लेस टू बी एक्टेड। कौन से ऐसे राइटर हैं
जिनका मानना ये था कि जो शेक्सपियर है, इसके दो 4 ऑप्शंस, आई थिंक 2 ऑप्शंस ये हैं। देखिए मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स लैम नीचे दिया हुआ है, इट इज आई विल नॉट जूम इट मोर। और दूसरा ऑप्शन ये दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ एंड टी.एस. एलियट। तो आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको वो ये पूछ रहे हैं कि किसने बताया कि विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वो किताब में पढ़ना, मतलब ग्रेटेस्ट प्लेज एज बुक्स टू बी रेड, मतलब इनको पढ़ना किताबों में ज़्यादा बेहतरीन है बजाय इनको प्ले में एक्ट करने के। मतलब एक्ट करने से ज़्यादा बेटर है कि आप इसको क्या करें, पढ़ें। तो ये चीज़ भी चार्ल्स लैम्ब जी ने कही थी। सो दिस आंसर इज योर चार्ल्स लैम्ब, राइट? इज दैट क्लियर? क्योंकि इन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो लिखी थी चिल्ड्रन बुक्स के ऊपर, तो वहाँ पर इन्होंने अपनी बहन के साथ, मैरी लैम्ब के साथ इस वर्क को किया था। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। एमंग द फॉलोइंग विच वर्क हैज़ नॉट बीन रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो इसके लिए आपको चार्ल्स लैम्ब के पहले काम तो पता होने चाहिए कि कौन कौन से काम उन्होंने किए। तो देखिए, एसेज ऑफ इलिया भी इन्होंने लिखी, ठीक है, लास्ट एसेज ऑफ इलिया भी इन्होंने ही लिखी है, एंड टेल्स फ्रॉम द शेक्सपियर भी इन्हीं का है। बट द ग्रेट एडवेंचर ऑफ यूलियस, ये वर्क इनका नहीं है। सो इट बिकम्स रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज योर 6th क्वेश्चन। चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू, अब इनकी एज बोली गई है कि ये कौन से पीरियड के हुए हैं, मतलब कौन से पीरियड में इनका जन्म हुआ है या उस पीरियड को बिलोंग करते हैं। तो आपको पता है कि रोमांटिक एज में इनका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। सो चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स टू रोमांटिक एज एंड इन द ईयर 1785 ही वॉज बॉर्न। लिख भी लीजिए, कभी बॉर्न डेट ऑफ बर्थ भी पूछी जाती है, तो जो अगर डेट ऑफ बर्थ मैं भी आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको जो रोमांटिक एज था वो पीरियड बता रही हूँ। दैट वाज 1785 से लेकर 1832 तक का जो पीरियड था। देखिए क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, 1785 से 1832 का जो पीरियड था रोमांटिक पीरियड, उसी पीरियड में चार्ल्स लैम्ब जी बिलोंग करते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए चार्ल्स लैम्ब जी का जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म हुआ था 10 फरवरी 1775. Please take your notebook along with while I am discussing the questions because it will help you a lot in your exams. आपको एक ही क्वेश्चन में मैं कई क्वेश्चन बना के बताती हूँ। मेरा मकसद ये नहीं रहता कि एक ही क्वेश्चन है तो उसी को करो, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट इज़ माई मोटिव। तो आप इसीलिए जब भी मेरा वीडियो देखते हो तो कृपया करके अपने हाथ में पेन एंड कॉपी, देयर शुड बी नोटबुक एंड पेन अलॉन्ग विद यू while you are reading you are learning my channel through the videos and you are seeing my MCQs, बिकॉज मैं उसमें आपको एक नहीं 2-3 क्वेश्चन वहाँ पर एटलीस्ट बता देती हूँ। सो मेक इट श्योर टू बी लाइक दैट। सो लेट्स हैव अ लुक हाउ 1775 में इनका जन्म होता है लंदन में, ओके और इनकी मृत्यु होती है 1834 में, 27 दिसंबर 1834। अब देखिए आपको महीने याद करने की ज़रूरत नहीं है। यस, अगर शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं तो उनका ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिकॉज दे आर द एमिनेंट ऑथर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइट। इट डजेंट मीन्स दैट चार्ल्स लैम्ब जी का कोई वर्चस्व नहीं है, बट कहने का मतलब है देयर आर सम क्वेश्चंस विच आर बीन आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ बर्थ इन द केस ऑफ देयर मंथ, महीने के आधार पर। लेकिन महीने के आधार पर इतनी कोई किसी को भी इतना हिस्ट्री याद नहीं रहता, तो एटलीस्ट आपको सिर्फ याद रखना है डेट ऑफ बर्थ। इज दैट क्लियर? डोंट गो थ्रू द मंथ्स। तो आपको 1834 इनकी डेथ डेट है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, जन्म इनका 1775 में है, कौन से रोमांटिक एज के पीरियड में बिलोंग करते हैं, 1785 से 1832। इज दैट क्लियर? और ये इंग्लिश ऑथर थे, क्रिटिक थे, माइनर भी पोइट माने जाते हैं, और बेस्ट नोन इनके एसेज हैं विच इज़ नोन एज द एसेज ऑफ इलिया। आई एम ऑलवेज टेलिंग यू एसेज ऑफ इलिया बिकॉज दिस इज हिज वेरी गुड पब्लिकेशन वर्क। इज दैट क्लियर? और बहुत सारे जो ड्रीम लिखा है इन्होंने, ड्रीम वो इसी पे लिखा है, इसी में किया है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक या इट्स क्वेश्चन नंबर 7। तो 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं, जो टू विच सेंचुरी। अगर आप देखिए इन्होंने क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लिया है कि चार्ल्स लैम्ब जी किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं।
ओके, तो ये किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में, सो यू मस्ट आंसर, जस्ट अ मिनट, लेट्स मी हैव अ लुक। एक तो इनका एसेज ऑफ इंडिया ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, और अभी ये चीज़ आपको बहुत क्लियर भी कर दी है, सो इट बिकम्स अपने आप में इम्पॉर्टेंट। तो टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग, तो आपको ये पता होना चार्ल्स लैम्ब कौन सी सेंचुरी को बिलोंग करते थे। तो यस, वो बिलोंग करते थे, अभी क्योंकि हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा एक, अभी के अभी पढ़ा हमने, जब हम रोमांटिक एज पढ़ रहे थे, तो वो एज आपको याद होनी चाहिए, विच वॉज दैट पीरियड। तो दैट वॉज योर 19th सेंचुरी, अगर आपको याद हो। और ये उत्तराखंड के ही जो बच्चे, आपका उत्तराखंड का ही मैंने बना रखा है, तो ये उत्तराखंड में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। तो द आंसर विल बी योर 19th सेंचुरी, दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन नंबर सी में आप कर लीजिए इसको, और इसका एक चीज़ और लिख लीजिए, जरा मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, समझा देती हूँ। चार्ल्स लैम्ब 19th सेंचुरी के बेस्ट नोन एसेज ऑफ इलिया माने जाते हैं, और इनका जो फेमस वर्क था, फेमस वर्क कभी पूछ लिया जाए तो इनका फेमस वर्क है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो लिखा गया था 1807 में। दूसरा इनका वर्क जो फेमस रहा है वो है एडवेंचर ऑफ यूलिसस, कभी कभी पूछ लिया जाए तो आना चाहिए एडवेंचर ऑफ यूलिसस। मैं लिख नहीं पाऊंगी इधर, बेटा लंबा पड़ेगा, तो आपको मैं डिक्टेट कर रही हूँ, जो आया था 1808 में। एसेज ऑफ इलिया जो हम पढ़ ही रहे 1823, और इनका लास्ट एसे ऑफ इलिया आया था 1833। तो आपको मैंने सबकी डेट्स बता दी, अगर पूछी जाए तो आप इसको कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डज नॉट अपीयर इन द ड्रीम चिल्ड्रन। तो ड्रीम चिल्ड्रन में, जो हम ड्रीम चिल्ड्रन पढ़ते हैं, वहाँ किस चीज़ के बारे में जिक्र नहीं हुआ है। आई गॉट, समझ में आ गया? तो जिसने भी इसको समरी को पढ़ा है या वर्क को पढ़ा है तो वो कर सकते हैं। देखिए, द चिल्ड्रन इन द वुड, जो बच्चे वुड में, जो वो चिमनी सी थी, उस वुडन चिमनी थी, उसमें बच्चे दिखाई देते हैं, मरे हुए बच्चों को दिखाई देता है, तो ये बात भी सही है, वो अपीयर रहते हैं, ठीक है। दूसरा है रॉबिन रेडब्रीस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये वो चिड़िया है जब बच्चे मर जाते हैं तो उनके ऊपर वो पत्तियां बिछा के उनको ढकती है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल क्लियर है। ओके, सो यस, 12 सीजर्स, तो 12 सीजर्स, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो 12 सीजर्स ही देखते हैं यहाँ लैम्प, तो सीजर तो जानते हैं आप, सीजर है तो ये नाम है व्यक्ति का, तो 12 सीजर्स देखता है वो, ये बात भी बिल्कुल सही है। फोब, FOEBE, फोब, ये कैरेक्टर यहाँ अपीयर नहीं होता है। फोब का मतलब यहाँ पर होता है फीमेल, फेमिनिन, ठीक है, जिसको फेमिनिन कहा जाता है, लेडी कहा जाता है। ये फेमिनिन फॉर्म है मेल के नाम का। एक्चुअली ये जो फोब है ये मेल का नाम है, और इसका फेमिनिन नाम होता है फीब। और फोहुब, इसका मतलब होता है ब्राइट शाइनिंग। अगर हम ग्रीक में इसको फोबियस नाम से पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है बिल्कुल चमकदार, शाइनिंग। तो ये है ही नहीं ऑप्शन इसमें, इस ड्रीम में हमको, ड्रीम चिल्ड्रन में वो कहीं ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 10th क्वेश्चन। देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या है। एसेज ऑफ इलिया आर, अब देखिए वही क्वेश्चन है कि एसेज जो है इलिया के वो क्या हैं। तो एसेज ऑफ इलिया क्या है भाई, ये एक कलेक्शन है जो कि चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखी, ठीक है, चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखी थी, और ये उन्होंने अपनी पर्सनल, अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ही यहाँ पर, इम्प्रेशन जो उनके मन में था, भले ही उन्होंने सपने में ही देखा, लेकिन उनको सपना जो, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 9th, I'm very sorry, I just forgot question number 9. First I will discuss question number 9, then I will move on to the 10th. Question number 9th है एसेज ऑफ इलिया। तो ये, हाँ, एसेज ऑफ इलिया क्या चीज़ है, तो एसे ऑफ जो इलिया है ये वो आइडियोलॉजी है जो इन्होंने अपने जो इम्प्रेशन, जो इन्होंने सोचा समझा, अपनी यादों को तरोताज़ा किया, अपने बारे में, अपनी पूरी कहानी के बारे में, जो उन्होंने पास्ट में खोया, गवाया, पाया, जो भी था उसके ऊपर है। तो दिस इज देयर
पर्सनल इम्प्रेशन, तो हम अगर बात करें तो एसेज ऑफ इलिया जो है ये एक कलेक्शन है एसेज का जो चार्ल्स लैम्ब जी ने लिखा। ये पहले पब्लिश हुआ था बुक के फॉर्म में, किताब के फॉर्म में 1823 में, ठीक है। इसका दूसरा वॉल्यूम आया जो लास्ट एसेज ऑफ इलिया के नाम से आया था 1833 में। 2 बार मैंने आपको बता दिया ये आंसर, तो यू मस्ट नो इट। क्वेश्चन नंबर, मूविंग ऑन टू 10th, एसेज ऑफ इलिया वॉज पब्लिश्ड इन, अब इसकी अभी आ गया ना, ऊपर ही से क्वेश्चन नीचे बन के आ गया, अभी मैंने समझाया एसेज ऑफ इलिया कब पब्लिश हुई थी, तो आपको बिना देरी किए आपका आंसर आ जाना चाहिए 1823। दिस इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द 11th क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। व्हाट वाज चार्ल्स लैम्ब्स कनेक्शन विथ इंडिया? अब ये बोल रहा है कि चार्ल्स लैम्ब का भारत से क्या कनेक्शन था। तो कनेक्शन था का मतलब ये कि वो भारत में क्या थे, तो भारत से उनका रिलेशन ये रहा कि चार्ल्स लैम्ब एक क्लर्क थे साउथ ई हाउस में। ये आंसर इसका डी है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये एक क्लर्क थे साउथ सी हाउस में बिफोर हिज जॉब इन ईस्ट इंडिया हाउस, मतलब जब ये 33 साल के लिए ये बिफोर हिज जॉब मतलब जॉब करने से पहले ये ईस्ट इंडिया हाउस में यहाँ काम कर रहे थे। इज दैट क्लियर? दैट प्रिपेयर्ड पेटेंट्स, यहीं पर उन्होंने पेटेंट्स डॉक्यूमेंट्स बनाई ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनीज के लिए। सो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट वाज हिज कनेक्शन टू इंडिया, नथिंग एल्स, ही वाज अ क्लर्क इन साउथ सी हाउस। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द 12th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़े से आपके मैंने ग्रामर से लिए हैं। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चंस जो बना रही हूँ वो मैं मिक्स करके बना रही हूँ, इसलिए मिक्स करके बना रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हर सेक्शन से आएंगे, तो जिससे पॉसिबिलिटी 100% बनती है मैं पहले वही ग्रामर के सेक्शंस को लेके आ रही हूँ। स्पॉट द एरर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो अब आप देखिए इसमें पूछ रहा है यू हैव टू फाइंड द एरर। एक्चुअली ऊपर क्वेश्चन इन्होंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। आपको कह रहा है कि आपको एरर फाइंड करना है। इसमें ए, अगर आप देख रहे होंगे ABCD इस तरीके से दिया गया है। इज दैट क्लियर? अब आपको पता लगाना है कि ये जो सेक्शन A है, B है, C है या D, ठीक है, D ये पूरा ही आ गया। तो आपको ये पता लगाना है कि इसमें गलती कहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि गलती ही होगी, कई जगह पर ऐसा भी आएगा जहाँ एरर होगा ही नहीं। तो क्योंकि इसमें एरर होगा इसीलिए यहाँ नन ऑफ द अबव ऐसा करके नहीं दिया है। तो लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आई टॉक्ड टू माई नेबरर, ध्यान से देखिएगा, आई टॉक टू माई नेबरर टू सेटल द इश्यू। मैंने अपने नेबरर से बात करी कि भाई इश्यू को सेटल कर दो। दैट हैड बीन हैंगिंग फॉर अ लॉन्ग, मतलब जो इश्यू बहुत समय से चल रहा है इसको ख़त्म करो भाई। तो आपको बिल्कुल ध्यान आना चाहिए, नेबरर नहीं आएगा। जस्ट अ मिनट, नेबरर नहीं आएगा, राइट? तो ऑप्शन जो गलत है वो है नेबरर। नेबरर नहीं होगा, एरर यहाँ आएगा माई नेबर। इज़ दैट क्लियर? तो मैं अब आपको यहीं पर समझा दे रही हूँ। अब कई लोगों को पता नहीं होगा कि कैसे ऑप्शन डालें, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द ह्यूज लोन, बहुत ज़्यादा लोन के कारण, लेस देन हाफ हैव बीन रिटर्न, मतलब लंबे लोन और ह्यूज लोन की वजह से लेस देन हाफ, कम से ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, हैव बीन रिटर्न टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को मैंने दे दिया है, जिसने लिया है पैसा लोन दे दिया है। तो अब क्या आ रहा है इसमें, आपका क्वेश्चन है क्रेडिटर। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एरर कहाँ पर होगा। अब आप देखिए तो कंटेन्स द एरर, अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो मैं अगर बात करूं आपको तो ये वाला जो सेक्शन है हैव बीन, इज दैट क्लियर? यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूजुअली फॉलो होती है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वर्ब प्लूरल हो। ध्यान दीजिएगा, ये रूल्स हैं, मैंने पढ़ाया है और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं पढ़ा ही है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब है, गॉट माई पॉइंट, वर्ब इज प्लूरल और सब्जेक्ट इज सिंगुलर, hence has been should be used in the sentence। तो देखिए अब आप यहाँ पर क्या नहीं लगाएंगे, हैव बीन की जगह लग जाएगा
ऑफ ह्यूज लोन लेस देन हाफ हैज़ बीन। तो करेक्ट भी करवा रही हूँ मैं आपको, तो करेक्ट भी कर लीजिएगा, आपको आंसर भी तो आना चाहिए। तो हैज़ बीन लगेगा इंस्टेड ऑफ हैव बीन। क्यों लगेगा मैंने रूल भी बता दिया, क्योंकि एग्रीमेंट का एक रूल होता है, सिंगुलर वर्ब यूजुअली फॉलो करेगी सिंगुलर सब्जेक्ट को। क्लियर? और प्लूरल वर्ब हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट को। तो हमारे पास तो वर्ब सिंगुलर है, समझ में आ गया? तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो अगर हम बात करें तो सिंगुलर वर्ब हमारे पास सिंगुलर है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे? हैज़ का प्रयोग करेंगे इंस्टेड ऑफ हैव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। द मैंगोज वॉज, अब आपको यहाँ पर बताना है क्या? द मैंगोज वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ऑल द चिल्ड्रेन मोर देन वन ऑफ द अबव। अब आपको यहाँ पर एरर बताना है। अब वो कहता है एरर का पार्ट अगर मैं बोलूँ तो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या है? अगर आप सब्जेक्ट को देखो तो क्या है? मैंगोज। ठीक है, मैंगोज है तो मैंगोज तो बहुवचन है, और वर्ब क्या लगा दी यहाँ पर? सिंगुलर लगा दी, वॉज लगा दी। ये तो सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल हो गया। तो भाई जब हम पढ़ ही रहे हैं कि जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लगेगा, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। तो सब्जेक्ट जब हमारे पास बहुवचन है तो हम प्लूरल फॉर्म सिंगुलर फॉर्म क्यों लगाएंगे? तो हम तो यहाँ वर लगाएंगे ना, द मैंगोज वर। तो ऑप्शन ए इज योर रॉन्ग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये थोड़ा सा गैप है इसमें, आई कांट मेक इट। मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ, आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा पहले नोटबुक में। ओके, द टीचर आस्क्ड मी, मतलब टीचर ने मुझसे पूछा, टू मीट हर ऑन 12 नून मोर देन वन ऑफ अबव। देखिए, टीचर आस्क्ड मी टू मीट हर ऑन 12 नून मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसमें ऑप्शन अगर आप देखें तो गलत कहाँ होगा? देखिए, गलत यहाँ है प्रपोजिशन की बात अगर हम करें। ठीक है, तो प्रपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप देखो ऑन द 12 नून तो नहीं लगता। आपको पता है जब प्रपोजिशन जगह के लिए कह रहे हैं हम, एट शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ऑन, क्योंकि एक डेफिनेट टाइम है, एक निश्चित समय है। तो हम जब निश्चित समय की बात कर रहे हैं, जब वो निश्चित बात ही कर रहा है, तो निश्चित बात तो भाई क्या है कि टीचर ने मुझे भाई एक पर्टिकुलर टाइम दिया, और वो पर्टिकुलर टाइम था ऑन 12 नून की जगह आएगा एट 12 नून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऐसे करके तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट माई पर्पस इज टू एक्सप्लेन यू इन डिटेल। पर देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड you can't get success. More than one of the above या none of the above। more than one of the above समझ रहे हो कि मतलब एक से ज़्यादा गलतियां हैं, ये कहने का मतलब है। कहीं ये मत समझ लेना इसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने समझा दिया। I know most of the people must be having confusion in that also. So let's have a look. Unless you don't work hard, unless you don't work hard। देखो unless भी नेगेटिव है, अगर आप देख रहे होंगे unless आ रहा है ना, अनलेस भी नेगेटिव को बात कर रहा है, नॉट भी नेगेटिव को कर रहा है। तो भाई कैसे हो सकता है? दो नेगेटिव एक साथ कैसे लगेंगे? तो नॉट जब लगा है तो अनलेस की तो ज़रूरत ही नहीं है। अनलेस भी है और डोंट का मतलब वही हो गया नॉट। तो दो नेगेटिव एक सेंटेंस में नहीं आ सकते, नेगेटिव नेगेटिव मेक्स इट पॉजिटिव। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He talked dash as if he was a mad, more than one word, none of above। And what about A? I think the option A is not written here. It should be were। गलत दिया है, वर भी आना चाहिए क्योंकि पूरी कहानी वर पे टिकी है। ठीक है, तो मैं आपको इसका बता देती हूँ। आपको याद होना चाहिए जब हम सेंटेंस ऐसे पढ़ते हैं जिसमें कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं हम इंग्लिश में ना, तो कंडीशनल सेंटेंस में जब हम पढ़ते हैं कि भाई काश मैं ये होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ये होता, मतलब मेरी ये इच्छा, इमेजिनेशन, राइट। यदि कोई भी सेंटेंस में आपको ऐसा लगता है कि हेल्पिंग वर्ब इमेजिनेशन है,
तो वहाँ पर आप कभी भी वॉज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए और ये दिमाग में बांध लीजिए। इसका एक ही रूल है, अगर कंडीशनल सेंटेंस है तो वॉज नहीं आएगा, यहाँ वर आना चाहिए, बट आई थिंक इन द ऑप्शन द वर इज नॉट गिवन, सो यू पुट इट एज ही टॉक्ड एज इफ ही वर अ मैड। आई थिंक ही वर अ मैड इंस्टेड ऑफ वॉज, इन्होंने वॉज दे दिया ना, यहाँ पर ये गलती कर दी है, यहाँ पर वर आना चाहिए था, WERE, क्योंकि हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में जब इच्छाएं पूर्ण होनी होती हो या इच्छाएं सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, तो वहाँ वर का प्रयोग होता है। Let's have a look into the next question. Question number 8 है identify the error in the part in the following, consider next. इसमें भी आपको एरर निकालना है, राइट? तो एरर कहाँ पर है ये आपने देखना है। एरर है, जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है? तो क्वेश्चन इस तरीके से है, the number of people applying were so large that the college had to stop issuing application form. The number of people, ध्यान देना, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वेयर सो लार्ज। आपको लगता नहीं कि जो एरर है वो बी में होना चाहिए? क्यों? क्योंकि प्लूरल वर्ब, वर्ब शुड होना चाहिए ना विथ सिंगुलर वर्ब। भाई जब यहाँ पर जो प्लूरल वर्ब वर है, इसको हमें सिंगुलर से लगाना चाहिए। अब आप बोलोगे कैसे लगाएंगे सिंगुलर? वो इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम द नंबर की बात करते हैं, द नंबर ऑफ पीपल, तो द नंबर ऑफ पीपल एक डेफिनेट फिगर है। और अगर बात होती अ नंबर का मतलब होता है बहुत। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होता है और डाइसी भी होता है। द नंबर, ठीक है? तो द नंबर को तो क्या बोल दोगे आप? याद करिए, द नंबर अगर लग रहा हो तो आपकी जो वर्ब है वो सिंगुलर लगेगी, क्योंकि ये डेफिनेट फिगर है, एक निश्चित है, एक हो गया, ठीक है? और अगर यहाँ पर अ नंबर होता, ठीक है, अगर अ नंबर होता तो इसका मतलब होता है मेनी, बहुत ज़्यादा। अब आप सोचोगे अ लगाया नंबर लगाया मेनी कैसे? यस, बट दिस इज ट्रू। जब अ नंबर होगा तो मेनी का प्रयोग होगा, जब द नंबर होगा तो डेफिनेट फिगर एक है। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या है, द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर नहीं आएगा, वॉज, क्योंकि ये डेफिनेट है, एक वचन किस हिसाब से है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आप देख लीजिए, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। जल्दी से नेक्स्ट भी कर लेते हैं फटाफट से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने जोसेफ एडिसन का जो रॉजर होम वाला है वो मैंने उससे रिलेटेड लिया है। सो लेट्स हैव अ लुक। 19th क्वेश्चन है, व्हेन वाज जोसेफ एडिसन बॉर्न? जोसेफ एडिसन जी का कब जन्म होता है? वो है 1762 में। और इनकी मृत्यु कब होती है? 1719। याद ही करने पड़ेंगे तो याद कीजिएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड मैगजीन द टाटलर एंड व्हेन? टाटलर मैगजीन किसने स्टार्ट करी थी और कब करी थी? तो ये रिचर्ड स्टील ने करी थी, अगर आपको याद हो, पढ़ा हो आपने प्ले, तो वर्क है ये, रिचर्ड स्टील ने किया था 1709 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा मैगजीन कब स्टार्ट हुआ था टाटलर, तो रिचर्ड स्टील ने किया था 1709 में, याद करते रहो बस, ठीक है? जोसेफ एडिसन लास्ट पब्लिकेशन कौन सा था? तो जोसेफ एडिसन जी का लास्ट जो वर्क था पब्लिकेशन, दैट वाज द फ्री होल्डर। क्या था? याद रखिए, द फ्री होल्डर, साथ ही साथ याद भी करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड प्रोलॉग ऑफ जोसेफ एडिसन ट्रेजेडी कैटो? कैटो एक बुक है जो इन्होंने लिखी थी, इस पे प्रोलॉग किसने लिखा था? तो प्रोलॉग इनका लिखा था अलेक्जेंडर पोप ने। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर पोप ने जोसेफ एडिसन की ट्रेजेडी कैटो में प्रोलॉग को लिखा है, राइट? नेक्स्ट है, एपिलॉग किसने लिखा? जोसेफ, इसी का देखो 2 क्वेश्चन बन गए ना। कैटो जो इनकी बुक है, प्रोलॉग तो किसने लिखा? याद करिए, प्रोलॉग लिखा था कैटो के लिए अलेक्जेंडर पोप ने। और एपिलॉग किसने, उपसंहार जानते हो ना, एपिलॉग कैटो के लिए किसने लिखा था? तो ये लिखा था, याद रखिएगा, सैमुअल गर्थ ने लिखा था, सैमुअल गर्थ। 2 क्वेश्चन बन के आते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु पोर्ट्रेट एडिसन रिचर्ड स्टील एज कैरेक्टर इन हिज नोवेल द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एसमॉन्ड? किसने पोर्ट्रेट करके रखा था एडिसन
एडिसन नहीं, हु पोर्ट्रेट एडिसन को किसने पोर्ट्रे करके रखा था और रिचर्ड स्टील को किसने एज अ कैरेक्टर रखा था नोवेल में हिस्ट्री ऑफ हेनरी एजमंड? तो ये लिखा था विलियम मेकपीस ठाकरे ने, याद रखिएगा विलियम मेकपीस ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, थोड़ा स्पीड में भी चलना पड़ रहा है क्योंकि ये अपलोड होने में बहुत टाइम लगता है। देखिए, विच वर्क डिड एडिसन लीव इनकम्प्लीट? कौन सा ऐसा काम था जो एडिसन पूरा नहीं कर पाए? तो वो उनका वर्क था द स्पेक्टेटर। यहाँ नीचे आएगा वो द एक मिनट वर्क है, सॉरी वर्क आपका आता है क्रिश्चियन रिलीजन, याद रखिएगा क्रिश्चियन रिलीजन आता है आपका वर्क। आई मिस कन्फ्यूज विद द क्वेश्चन। सो देखिए, विच वर्क डिड एडिसन लीव इनकम्प्लीट? कौन सा काम इन्होंने इनकम्प्लीट छोड़ा था? वो था क्रिश्चियन रिलीजन। जो क्रिश्चियन रिलीजन के बारे में लिख रहे थे वो काम इनका अधूरा छूटा था। अब इसमें जो अब आ रहा है मैगजीन, उस मैगजीन की बात कर रही थी मैं, तो ये है वो क्वेश्चन। इन विच मैगजीन ऐसे डेज ऑफ विद सर्जर रॉजर डी कवर्ली पब्लिश्ड फर्स्ट टाइम? तो डेज विद सर रॉजर डी कवर्ली, ये डेज मतलब दिन बिताना सर रॉजर डी कवर्ली के साथ कौन सी मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश हुआ था? यस, दैट वाज योर स्पेक्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ सर रॉजर डज नॉट मैच अकॉर्डिंग टू ऐसे सर रॉजर एट होम? देखिए, सर रॉजर एट होम जिसने भी पढ़ी है उसको सबको पता होगा, वो बड़े लिबरल टाइप के आदमी थे, बड़े ही अच्छे थे। तो इसमें यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो वॉज माइल्ड एंड काइंड हार्टेड मैन? यस, ऑफकोर्स ही वॉज काइंड हार्टेड भी थे। इसेंट्रिक एंड स्ट्रेंज नहीं थे बिल्कुल भी, ये लगभग मिलता है। ही वॉज गुड ऑर्गेनाइजर, लव्ड हिज रिलीजन। ऑर्गेनाइज़र की बात हम कम कर सकते हैं, लेकिन हम ये अगर हम बात करें, क्योंकि हमको ये बताना है कि कौन सी क्वालिटी उनके अंदर नहीं थी, तो ये क्वालिटी जो है ये तो उनके अंदर थी ही थी। थोड़े से स्ट्रेंज भी थे, थोड़े से अलग सा, इसेंट्रिक का मतलब होता थोड़ा सनक टाइप के भी थे, सनकी टाइप के भी थे, काइंड हार्टेड थे ही दिमाग मतलब, और वो अपने धर्म के प्रति भी बहुत ज़्यादा रिलीजियस थे। ही वॉज वेरी एरोगेंट मैन एंड ऑलवेज अब्यूज हिज सर्वेंट एंड वर्कर्स। तो अगर हम इनके वर्क को पढ़ें तो वहाँ हमें तो ये देखने को मिलता है कि भाई ये तो अपने काम वाले आदमियों सर्वेंट्स तक का भी बड़ा ख्याल रखते थे, बल्कि जो सर्वेंट बूढ़े हो गए, जब उन्होंने कुत्ते तक को, जो डॉग उनका था वो किसी काम का नहीं था, उस तक को जो एनिमल था बूढ़ा हो गया था, उस तक को उन्होंने ढंग से केयर वेयर करी, तो फिर वो समझ सकते हो आपकी किस टाइप के आदमी थे। तो वो अच्छे आदमी थे। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नॉट आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग डेट ऑफ द स्पेक्टेटर मैगजीन? स्पेक्टेटर मैगजीन का पूछा जाता है डेट कौन सी थी, तो 1 मार्च 1711। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और आता है कि जो सर रॉजर की जो वर्क था डेज विद सर रॉजर डी कवर्ली, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एसेज? इसमें कितने एसेज लिखे थे? तो उन्होंने टोटल 106 एसेज को इसमें लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन, जोसेफ एडिसन बिलोंग्स टू। अभी जोसेफ एडिसन कौन सी एज के थे? तो अगर आपको रेस्टोरेशन एज याद है तो वो रेस्टोरेशन एज से बिलोंग करते थे। देखिए, आई बॉट मोर देन 20 क्वेश्चंस टुडे, बट इससे ज़्यादा लाती हूँ तो वो अपलोड नहीं हो रही है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट समहाउ कि मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस बल्क में लेके आऊँ। मेरी जो वीडियोज़ है थोड़ा लेट आती हैं, शाम तक ही डाल पाती हूँ, तो आप वीडियोज़ ज़रूर देखा करें। आई विल ट्राई टू मेक इट इन द मॉर्निंग एज वेल। अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए आप इसमें इस टाइम पे देख लीजिए, फिर मैं इसका टाइम बदल दूँगी। सो आपको अगर ये वीडियोस अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही हैं, तो प्लीज़ जल्दी से तैयारी भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून एंड ऑल द बेस्ट एंड गुड लक फॉर योर प्रेपरेशन।